देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ तो मणिपुर को लेकर संसद में संग्राम छिड़ा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है और अब महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के मामले में जांच सीबीआई करेगी। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश तेज है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता पर गृह मंत्रालय एक्शन में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि वायरल वीडियो के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस मोबाइल से वीडियो शूट हुआ है उसे भी जब्त किया गया है। साथ ही वीडियो शूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि राज्य से बाहर मुकदमा ट्रांसफर करने के आदेश दिए जाएं और निचली अदालतों को ये निर्देश दिया जाए कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दिया जाए। मणिपुर में हालात पर काबू पाने के लिए 35,000 अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। 18 जुलाई के बाद हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मणिपुर के हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय की कोशिश है कि दोनों समुदायों के साथ बातचीत कर जल्द मामले का हल निकाला जाए। हालांकि दोनों समुदायों के बीच सुलह की राय अभी बंटी हुई है। और वहीं मणिपुर में हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन 29 और 30 जुलाई को मणिपुर पहुंचेगा। सड़क से संसद तक मणिपुर हिंसा पर सियासत आसमान पकड़ रही है। मणिपुर जल रहा है। 2.5 महीने से हिंसा की आग में सुलग रहा है, लेकिन इस विवाद का अंत क्या और कैसे होगा, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इस हिंसा पर हर दिन सियासी तस्वीर बदल रही है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया संसद में केंद्र सरकार की घेराबंदी की नई रणनीति के साथ उतर रहा है। काले कपड़ों में विरोध के बाद अब 29 जुलाई और 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन मणिपुर जाएगा। इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा। हर दल का एक सांसद मणिपुर जाएगा। मणिपुर में हिंसा के दौरान पहले गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। विपक्षी दल मणिपुर मामले में सदन में लगातार सरकार को घेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? वो मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। मणिपुर में मई महीने में 2 समुदायों में हिंसा शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। बीजेपी देश में पिछले कई दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। आज यूसीसी को लेकर सुझाव देने की आखिरी तारीख है, तो वहीं आज संसद में यूसीसी पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह ने 26 जुलाई को यूसीसी को लेकर रेजोल्यूशन का नोटिस दिया था, जो आज संसद में चर्चा के लिए लिस्ट हुआ है। मणिपुर हिंसा के बाद आज सदन में हंगामे का नया चैप्टर खुल सकता है। देश भर में जो मुद्दा बहस के केंद्र बिंदु में है, आज उसी मुद्दे पर लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल 26 जुलाई को बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह ने संसद में यूसीसी को लेकर रिजोल्यूशन का नोटिस दिया था, जो आज संसद में चर्चा के लिए लिस्ट हुआ है। वहीं आज यूसीसी को लेकर सुझाव देने की अंतिम तारीख है। पहले इसकी अंतिम तारीख 13 जुलाई थी। विधि आयोग ने यूसीसी बनाने की प्रक्रिया पर सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। 14 जून को अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे गए थे, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यूसीसी के हो रहे विरोध पर विपक्ष पर सवाल दाग दिए हैं। नहीं, कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं। कानून आयोग है, उसने लोगों के ऑब्जेक्शन मांगे हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है और उसके बाद से ही देश भर में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज है। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में जमानत पर चल रहे डब्ल्यूएफआई के पूर्व चेयरमैन ब्रजभूषण शरण सिंह की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 6 बालिग महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व चेयरमैन ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त जमानत तो दी, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के रावस एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह पर आज सुनवाई होगी। ऐसे में जमानत पर चल रहे ब्रजभूषण सिंह को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है।
इसी बीच इंदौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजभूषण सिंह का एक बयान सामने आया है। WFI मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट में केस चलने की वजह से उनकी मर्जी से नाम हटाया गया है। नहीं, मेरे वो आरोप न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो मेरी मर्जी से, वो भी मेरी मर्जी है। वहीं जब ब्रजभूषण सिंह से यौन उत्पीड़न के मामले में सवाल किया गया तो वो कोर्ट में मामले को लंबित बताते हुए सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए, सच्चाई अदालत में रखिए, कोर्ट ने कहा है। और वहीं इन दिनों बाढ़ बारिश का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। नदियां उफान पर हैं तो कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। शहरों में भी बारिश से भारी तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ बारिश का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों और मंदिरों को बाढ़ ने अपनी आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर जिले की हैं, जहां लगातार बारिश और बाढ़ से सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ के पानी से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ जल प्रलय ही नजर आ रहा है। बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। तेलंगाना के वारंगल में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। लोगों के घरों में बारिश का पानी जा पहुंचा। मध्य प्रदेश के धार में बारिश मुसीबत बनकर ऐसी बरसी कि घर से लेकर स्कूल तक पानी पानी हो गया। ऐसे में बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर दिखाई दिए। दिल्ली में यमुना में आए उफान के साथ साथ NCR में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से सटे एक गांव में हिंडन नदी का पानी घुस गया, जिससे एक किसान का घर और खेत दोनों पानी में डूब गए। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर ABP न्यूज C वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस शेखावाटी रीजन में पहुंचे थे, ओपिनियन पोल में वहां से बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सीकर में चुनावी जनसभा की। राजस्थान के शेखावाटी रीजन में जहां बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों में पिछड़ गई थी, वहां पीएम मोदी ने लाल डायरी के बहाने गहलोत सरकार पर तीखे हमले किए। लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। लेकिन ABP न्यूज के ओपिनियन पोल में शेखावाटी रीजन में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिल रहा है, वहीं बीजेपी को 43% वोट और अन्य को 12% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाल डायरी विवाद को हवा देने वाले राजेंद्र बुढ़ा को बर्खास्त करने का फैसला सही था या नहीं, इसके जवाब में 45 लोगों ने कहा कि फैसला सही है, वहीं 46% लोगों ने कहा कि सरासर गलत है और साथ ही 9% लोगों ने कहा कि पता नहीं। दिल्ली के डाबरी इलाके में 42 साल की एक महिला की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में हत्यारे ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां राह चलते 42 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दिल्ली के द्वारका के डाबरी थाना इलाके का है, जहां घर के पास पहुंची महिला की हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से महिला को जानता था और महिला के घर से कुछ दूरी पर ही रहता था। 23 साल के आरोपी आशीष ने जो है शाम 8:30 बजे 42 साल की महिला रेणु गोयल की उनके घर के ही बाहर जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने घटना पर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ये अपने आप में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हमेशा बड़े प्यार प्रेम से परिवार रहता था। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। जैसे जांच होएगी तो पता चलेगा। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। मुजफ्फरपुर पटना रोड पर घंटों जाम किया गया। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, जिस पर पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। इंसाफ की मांग पर सड़क जाम और पुलिस पर पथराव के बाद लाठीचार्ज।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की रात एक स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजन इंसाफ की मांग पर सड़क पर बैठ गए। शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर पटना रोड पर चक्का जाम किया गया। गुस्साई भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पहले तो लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब गुस्साई भीड़ नहीं मानी तो दौड़ा कर भीड़ को खदेड़ने का काम किया गया। खबड़ा गांव है, वहां का एक बादल नाम का लड़का को गोली लगी थी। ग्राम के ही, जैसा कि सूचना मिल रहा है, इनके ही गांव के लड़का के द्वारा गोली मारा गया था। घटना मुजफ्फरपुर के खबरा गांव की है। यहां 12वीं के छात्र को अपराधियों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और इंसाफ की मांग पर सड़कों पर उतर आए। लेकिन सवाल ये है, जो लोग अपने बच्चे की मौत पर इंसाफ की मांग कर रहे थे, उन पर लाठी बरसाना कहां तक जायज है? नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाढ़ बारिश की तस्वीरें और खबरें हैं। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद मुसीबत बढ़ चुकी है। तेलंगाना का खम्मम जिला सैलाब से घिरा हुआ है। एक शख्स मुनेरू नदी के उफान में बह गया। गनीमत ये रही कि उसने एक पेड़ का सहारा ले लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसकी मदद की और उसे सैलाब से बाहर निकाला। लेकिन ये मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर, अंदाजा लगाइए, ये शख्स मुनेरू नदी के उफान में एक पेड़ के सहारे जिंदगी तलाशता नजर आया। जिस तरीके की बाढ़ बारिश और मुसीबत तेलंगाना में देखी जा रही है, उसकी बानगी ये तस्वीर भी है। खम्मम जिला लगता है सैलाब से घिरा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देखिए। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, और पानी के बीच आपको ये शख्स दिखाई दे रहा है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। कब थमेगी ये बरसात और ये सैलाब का सितम, ये लोगों के जहन में है। आखिरकार जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह से आ रही हैं, उसमें जो एडिशन है, नई तस्वीर, ये खम्मम जिले से है, तेलंगाना से। ये मुनेरू नदी है। मुनेरू नदी के बीच जिस तरीके से ये जिंदगी तलाशता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है, रेस्क्यू की दरकार है। उफान में ये शख्स बह गया, एक पेड़ का सहारा मिला, इस वजह से ये बच पाया, वरना जिस रफ्तार और बहाव के साथ मुनेरू नदी बह रही है, इसमें किसी का बच पाना मुश्किल है। और वहीं अगर हम बात करें, गुजरात के नवसारी में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नवसारी में पूर्णा नदी की बात करिए तो ये उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात हैं, निचले इलाकों में पानी भरा है। प्रशासन ने यही सब कुछ देखकर अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्णा नदी भी उफान पर है। नवसारी में पूर्णा नदी के उफान के बाद की तस्वीरें देखिए आप, और ऊपर से लगातार बारिश से आराम मिलने के आसार भी कम नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने इसीलिए अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्णा नदी के बाढ़ जैसे हालात, और ये देखिए क्या कंडीशन है। लोगों के मवेशी, उनका घर, उनका बाड़ा, उनका हाथा, सब कुछ पानी ही पानी हो चुका है। गुजरात की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। परेशानी ये है कि पानी तो पूर्णा नदी का बढ़ ही रहा है, लेकिन ऊपर से हो रही लगातार बारिश से ये जलस्तर कहां जाकर के थमेगा, लोगों को ये बात नहीं पता है और इससे चिंता बढ़ रही है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि पानी बढ़ता चला गया, कहां जाके थमेगा ये किसी को नहीं पता। मुसीबत किस तरीके से बढ़ती जा रही है। लोगों के रिहायशी इलाकों में पानी है, आसमान से बरसता पानी, घुटने तक पानी, और इसी के बीच जिंदगी को चलाना जरूरी है, घरों से निकलना जरूरी है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी अपनी अपनी जद्दोजहद में लगे हैं। चलिए हमारे सहयोगी धनराज वागले की एक रिपोर्ट देखिए, तब आपको अंदाजा लगेगा ग्राउंड रियलिटी का। गुजरात के सूरत सहित दक्षिण गुजरात में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश का ऐलान हुआ है और रेड अलर्ट जारी की गया है। तस्वीरें आप देख सकते हो, नवसारी की तस्वीरें है, नवसारी मच्छी मार्केट की तस्वीरें है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूर्णा नदी उफान पर है। ऐसे में यहाँ पानी भरने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जल भराव की तस्वीरें है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जिस तरह से पानी यहाँ पर भरा पड़ा है, थोड़ी ही देर में घरों में भी पानी घुस सकता है, इस प्रकार की तस्वीरें है। दूसरी ओर यहाँ पर जब यहाँ पर वाहन चालक है, यहाँ बाइक चालक है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हो, आधी बाइक है वो डूब चुकी है और इस हालात में यहाँ से लोग बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। नवसारी में हर जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में
जिस प्रकार से यहाँ के लोग हैं हैरान परेशान हैं। जिस तरह से दक्षिण गुजरात के डांग और वघई में उपरवास में जिस प्रकार से भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के चलते जिस प्रकार से यहाँ पूर्णा नदी जो नवसारी से यहाँ से बहती नजर आती है वो उफान पर नजर आ रही है। हालांकि 22 फीट जितना पानी है वो यहाँ पर नदी में देखने को मिल रहा है। डेंजर लेवल 23 फुट यहाँ पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से जल भराव की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर मच्छी मार्केट जो गधेवान सर्कल है यहाँ पर देखने को मिल रहे। हर तरह पर जल भराव की तस्वीरें हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी है वो हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या करें। हालांकि नवसारी नगर निगम की ओर से जिस प्रकार से यहाँ पर कामकाज किया गया है, हर बार बारिश में इसी प्रकार की हालत होती है। यहाँ के स्थानीय निवासी, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, हर बार इस तरह से बारिश का पानी? जी, हर बरस बहुत पानी आता है, बहुत दिक्कत। 2-2 दिन पानी नहीं उतरता। अभी तो ये शुरुआत है। गए बरस 3-4 दिन पानी नहीं उतरा था, 3 दिन तक। बहुत बरसात है। घर में तो पानी इधर घुस जाता है। ये देखो ना, पानी ऊपर अंदर घुस जाएगा पानी। बिल्कुल तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हो, जल भराव की तस्वीरें। यहाँ पर गधेवान सर्कल है जो नवसारी का इलाका है, दक्षिण गुजरात का नवसारी है। यहाँ से पूर्णा नदी बहती है और उसका पानी है वो रिहायशी इलाकों में फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नवसारी के निचले इलाके हैं, वहाँ पर हर जगह पर इस तरह से जल भराव की तस्वीरें नजर आ रही है। ऐसे में जल्द से जल्द ये पानी का निकाल हो, ऐसे स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं। सहयोगी सलीम शेख के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, नवसारी। यहाँ पर हर कोई वाहन है वो पानी में यहाँ पर डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोग यहाँ पर कहाँ जाए, इस प्रकार की स्थिति में कहाँ जाए, वो यहाँ पर विचार करने को मजबूर हो चुके हैं। जहाँ तस्वीरें देखो वहाँ जल भराव की तस्वीरें नजर आ रही है। यहाँ के स्थानीय निवासी है यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से नवसारी जिले में जो पानी बरसा हुआ है, खास करके डांग जिले में वघई में जिस प्रकार से जो भारी बारिश हुई है वो भारी बारिश का पानी है वो नवसारी टाउन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार की जल भराव की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हो। काफी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद की गई है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल से ऊपर यहाँ पर पानी आने की संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई है। ऐसे में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको सही सलामत अलग व्यवस्था करने के लिए नगर निगम की ओर से यहाँ पर सूचनाएं दी गई है। ऐसे में लोग यहाँ से बाहर निकले, इस प्रकार की सूचनाएं भी दी गई है। यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करेंगे। चाचा, आप बताइए कितना पानी भरा हुआ है, कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है? यहाँ तो हर साल पानी भरा ही जाता है। मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 फुट से ऊपर रेसिडेंट में घुस गया है पानी, और हर साल यही तकलीफ रहती है। और फायर ब्रिगेड वाले और जिला प्रशासन भी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई घरों में रहो, घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि और पानी बढ़ने की संभावना है, शक्यता है। इस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रशासन को कुछ करना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए हमारे लोगों की। यहाँ के जो रेसिडेंट है उनको तकलीफ पड़ती है पीने के पानी की, दूध की थैली की, इसकी सब कुछ कर दे फैसिलिटी तो वी आर हेल्पफुल। और कितना पानी बढ़ सकता है क्या? ये तो इनको मालूम, भाई फायर वाले हैं या नगर पालिका है उनको मालूम है। गाड़ी तो घूमी है कि भाई पानी और बढ़ने की शक्यता है। कि फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि भाई यहाँ से जितना बने वहाँ तक जल्दी खाली करो और अपने सलामत सड़क पे जता रहो। बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग इलाकों में पानी भर चुका है। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हो, नवसारी फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं कैसी स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है। तो दूसरी ओर सामने आप देख सकते हो जो जवान है यहाँ पर एक किनारे से दूसरे किनारे पर आने की कोशिश में लगा हुआ है। आप तस्वीरें आप देख सकते हो, सामने किनारे पर सामान लेकर बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ के जो वाहन डूबे हैं वो यहाँ से निकालने के लिए मजबूर है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में फिर यमुना का जल स्तर बढ़ा है। खतरे के निशान के पार यमुना का वाटर लेवल अब हो चुका है 205.74। आज दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। आपको बताया कि लोहा पुल के आसपास रहने वाले लोगों को वापस लौटने की जो उम्मीद थी वो लौटने भी लगे थे।
अभी भी लेकिन बाढ़ का खतरा टला नहीं है। कभी भी निचले इलाकों में यमुना का पानी परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ वक्त तक बारिश के थमने से लोगों को उम्मीद जगी थी यमुना खादर इलाके में, निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कि अब वापसी की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट बारिश का, यमुना का लेवल फिर से बढ़ता हुआ। दिल्ली वासियों के लिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। इस वक्त यमुना 205.74 पे बह रही है और जो खतरे का निशान है वो 205.33 है। तो ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ फिर से एक बार पानी भरने लगा है। हालांकि लोग लौट आए हैं और कुछ दिनों पहले तक ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था। न सिर्फ ये बल्कि राजधानी दिल्ली के कई इलाके सड़कों पर पानी भर आई थी, जैसे ITO, राजघाट, जो लाल किला के निचली इलाका है वहाँ, यमुना बाजार, हर तरफ केवल पानी ही पानी था। उस पानी ने लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त कर दी थी। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ। तो अब देखिए, ये लोहा पुल है और लोहा के पुल के नीचे लोग रहते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ थी। लेकिन एक बार यमुना का जब पूरा रौद्र रूप देखने को आया, पानी हर तरफ हो गया, तो लोगों को यहाँ से निकाल के राहत शिविरों की तरफ शिफ्ट किया गया। लेकिन एक बार फिर से जब पानी कम हुआ, यमुना का जलस्तर में कमी आई, तो लोगों ने वापस से यहाँ जो उनका आशियाना था, उनका घर था, वो लौट आए हैं। लेकिन ये जगह कब तक सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बराज से पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़ने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ और घट रहा है। किसी भी वक्त ऐसा आ सकता है जब पूरा इलाका फिर से एक बार जलमग्न हो जाए। मैं आपको दूसरी तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि यमुना किस रफ्तार से आगे जाने को तैयार है, किस रफ्तार से वो आगे बढ़ रही है, उसके पानी में कितना ज़्यादा करंट, कितना वेग है। और ये तस्वीरें गवाह है कि किसी वक्त भी यमुना का जल स्तर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है और दिल्ली वासियों पर अभी भी बाढ़ का खतरा टला नहीं है, क्योंकि आज भी राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और ऐसे में पहले ही यमुना जल स्तर, जो यमुना का जल स्तर है, वो खतरे के निशान को पार करके बह रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो ये जो खतरा है वो और बढ़ सकता है। निचले इलाके जहां पर लोग लौट आए हैं उनके लिए और खतरनाक हो सकता है और प्रशासन लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो ऊपरी इलाकों में चले जाएं, वो राहत शिविर में लौट जाएं, लेकिन लोग वापस लौट आए हैं। तो ऐसे में खतरा अभी भी बना हुआ, एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ की संभावना है। कैमरा पर्सन मोहित काशले के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज, दिल्ली। अब बाढ़ बारिश से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमोशंस की, इश्किया इंटरनेशनल की। अगर आप सीमा हैदर और अंजू की कहानी से हैरान हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए। मोहब्बत के नाम पर सरहद पार करने की कुछ और नई दास्तानें सामने आई हैं। एक चाइनीज महिला ऑनलाइन इश्क में वतन छोड़कर अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान पहुंच गई, तो पोलैंड की एक महिला के भारतीय से प्रेम के चक्कर में सीधे झारखंड पहुंचने की भी कहानी सामने आई है और ये चर्चा का विषय बनी हुई है। आप भी देखिए इश्किया इंटरनेशनल। तीन मुल्क जिनमें किसी न किसी मसले को लेकर तकरार है, तनातनी है, विवाद है, लेकिन तमाम पेचीदगियों और परेशानियों को जो लांघ दे उसका नाम है मोहब्बत। अभी तक आपने सिर्फ पाकिस्तान की सीमा और हिंदुस्तान की अंजू का प्यार में सरहद लांघने वाला किस्सा सुना, लेकिन इश्क की एक और इंटरनेशनल कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा है। आलम यह है कि हर दूसरे दिन एक नया अफसाना सामने आ रहा है। इस बार मोहब्बत का पैगाम पहुंचा है चीन से पाकिस्तान। वही कहानी, वही तरीका, वही मोहब्बत, लेकिन किरदार और देश अलग अलग। ये सरहद पार वाले इश्क की नई कहानी है, जिसमें चीन की लड़की पाकिस्तानी लड़के की दीवानी है। नाम है गाओफेंग, उम्र 20 साल और इश्क में अपना मुल्क छोड़कर सीधे पहुंच गई पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा हैदर PUBG गेम खेलते हुए सचिन से दिलहारी थी, तो भारत की अंजू फेसबुक से हुई दोस्ती में पाकिस्तान के नसरुल्लाह की दीवानी हो गई।
वहीं चीन की रहने वाली 20 साल की गाओ फैंग स्नैपचैट पर पाकिस्तान के जावेद हाशमी को दिल दे बैठी और 3631 किलोमीटर दूर अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने पाकिस्तान के लोअर दीव पहुंच गई। चीनी लड़की गाओ फैंग का पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि ये चीनी लड़की 22 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची, पाक चीन सीमा खुंजराब के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुई और अब ये जावेद हाशमी से निकाह करने वाली है। दोनों को मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है। इश्क में अपना मुल्क छोड़ने वाली लड़कियों की एक लंबी लिस्ट है। ऐसा ना तो पहली बार हो रहा और ना ही आखिरी बार, लेकिन जब कोई लड़की चीन से पाकिस्तान या फिर भारत से पाकिस्तान चली जाए तो बात बड़ी हो जाती है। एक ऐसी ही कहानी कुछ दिन पहले भी सामने आई जब हिंदुस्तान की अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह को दिल दे बैठी। पाकिस्तान जाकर अंजू ने न सिर्फ नसरुल्लाह से निकाह किया बल्कि इस्लाम धर्म भी अपना लिया। चीन की लड़की का पाकिस्तानी लड़के से प्यार करना, शादी की बात करना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वो सिर्फ 20 साल की है, लेकिन जब कोई 16 साल के पारिवारिक रिश्ते को खत्म कर दे, 35 साल की कोई महिला 29 साल के लड़के के लिए दूसरे देश चली जाए, जिन बच्चों को कलेजे से लगाकर पाला पोसा उनकी फिक्र छोड़ दे तो बात गंभीर हो जाती है। और यही काम किया अंजू ने। पाकिस्तान से अंजू के हर दिन नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इस बार अंजू का डिनर पार्टी वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 9 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे आखिर में बुर्का पहनकर बैठी अंजू भी नजर आ रही है। अंजू के ठीक बगल में काले रंग की टोपी लगाए नसरुल्लाह मौजूद है, जिसके साथ कुछ दिन पहले अंजू ने प्री वेडिंग शूट कर अंजू तो अपनी नई दुनिया में चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई बालिग होते 2 बच्चे, 16 साल से चला आ रहा पति पत्नी का रिश्ता और माँ बाप की आंखों में जीवन भर जख्म देने वाले आंसू। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है ये। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं एक बदनसीब बाप हूँ। मैं अंजू नसरुल्लाह का इंटरनेशनल प्यार भी सोशल मीडिया पर इतना परवान न चढ़ता अगर सीमा हैदर की लव स्टोरी सुर्खियों में न आई होती। दरअसल सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर का हिंदुस्तानी सचिन के इश्क में फना होने का किस्सा सामने आया। 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की बात सामने आई। तमाम वीडियो आए, तमाम तस्वीरें आई और हर तस्वीर ने सिर्फ यही कहा कि सीमा हैदर सचिन के लिए जान तक दे सकती है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका और उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। नहीं सर, मैं वापस नहीं जा सकती। ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ। वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी। मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। सरहद को पार करके सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई तो कोई चीन से पाकिस्तान जाकर नए ख्वाब सजा रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर पोलैंड की बारबरा पोलाक के प्यार का किस्सा भी खूब तैर रहा है, जो अपने देश को छोड़कर झारखंड के हजारीबाग में शादाब पोलाक के पास आ गई हैं। बारबरा की कहानी भी सीमा और अंजू जैसी ही है, क्योंकि उनकी भी 6 साल की एक बेटी है जिसे शादाब ने अपना लिया है। मतलब हम लोग दोनों में दोस्ती हुई शुरुआत में, और बस यही चाहती थी वो कि लाइव पे ना बैठे और मतलब कुछ अच्छा करे। अगर कुछ मतलब अपने कैरियर के लिए या घर का अगर कुछ काम है वो सब करो, ये फालतू वक्त अपने ज़्यादा जो इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हो, इससे अच्छा है कि अपने कैरियर पे फोकस करो। और उसका हमेशा से योगदान रहा है हमारे पढ़ाई से लेके हर चीज़ों में। तो मैं सोचता था कि मेरे दिल में था कि वो अच्छी है, मतलब जिसके कारण वो मेरे बारे में सोच रही है, तो मैं भी उसके बारे में सोचने लगा और धीरे धीरे हम दोनों में मोहब्बत हो गई।
झारखंड के शादाब अब पोलैंड की बर्बरा को हजारीबाग का नजारा दिखा रहे हैं। उसकी 6 साल की बेटी को साथ लिए घूम रहे हैं। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई, लेकिन दोनों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि 6000 किलोमीटर की दूरी को भेद कर ये दोनों कभी एक हो जाएंगे। लेकिन ये इश्क का एक अलग चैप्टर है जिसने वो करा दिया जिसे लोग नामुमकिन कहते रहे हैं। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बड़ा हादसा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में मछुआरों से भरी नाव समंदर में पलट गई। नाव में 8 मछुआरे सवार थे जिन्हें दूसरी नाव की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में मछुआरों के नाव पलटने की खबर और वीडियो भी सामने आया है जहां इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में साउथ 24 परगना से ये समंदर में मछुआरों की जो नाव पलटने के बाद का मंजर है, जिन्हें बचाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है जरा देखिए। ये 8 मछुआरे हैं, अपनी नाव पर सवार थे बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इनकी नाव पलटने के बाद इन्हें रस्सी के सहारे किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है जरा देखिए। वक्त रहते लोगों ने इन्हें बचा लिया। रेस्क्यू किस तरीके से किया गया ये देखिए आप। साउथ 24 परगना से ये मामला सामने आया। बंगाल की खाड़ी में मछुआरों की नाव पलट गई। एक नाव पर 8 मछुआरे सवार थे और इनकी नाव पलटने के बाद गनीमत ये है कि इन्हें वक्त रहते किस तरीके से रेस्क्यू किया गया आप देखिए। एक एक करके मछुआरों को रस्सी के सहारे पहले नजदीक लाया गया। नाव के नजदीक लाने के बाद लोगों को ये शख्स आखिरी में जिसे रेस्क्यू किया गया बाल बाल बचा, रस्सी के सहारे इसे नाव में खींचा गया। और वक्त रहते जरा भी और वक्त लगता तो ये खबर कुछ और हो सकती थी, मंजर कुछ और हो सकता था, लेकिन रेस्क्यू किस तरीके से किया गया सही वक्त पर आप देख सकते हैं। ये मछुआरे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। इनकी नाव पलट गई बंगाल की खाड़ी में। एक एक करके इन्हें रस्सी के सहारे पहले दूसरे नाव के नजदीक लाया गया। जैसे ही ये क्लोज आए इन्हें हाथ बढ़ा करके रेस्क्यू किया गया और लगभग डूबने की कंडीशन में ये जो मछुआरे थे उन्हें देखा जा रहा है। रेस्क्यू की तस्वीरें बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल से आपके सामने स्क्रीन पर है। 8 मछुआरे एक नाव में सवार थे। मछुआरों की नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई और उसके बाद कैसे रेस्क्यू किया गया जरा देखिए। आप दूर से देख सकते हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक नाव अप्रोच कर रही है उनकी तरफ और यहाँ पर रस्सी के सहारे इन 8 मछुआरों को किस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ाया गया। रस्सी पकड़ते से ही इन्हें खींचा गया। जैसे ही ये नाव के क्लोज आए, नजदीक आए, इन्हें बचा लिया गया। बड़ी खबर उन्नाव से है। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शव ले जा रही एम्बुलेंस गाड़ी से टकरा गई। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। पति का शव ले जा रही महिला और 2 बेटियों की भी मौके पर मौत हो गई। यूपी के उन्नाव से ये बड़ी खबर। भीषण सड़क हादसा, शव लेकर जा रही एम्बुलेंस गाड़ी से टकराई और इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत। जिस पति का शव लेकर के महिला और 2 बेटियां उस एम्बुलेंस में सवार थी, उसके एक्सीडेंट के बाद उनके भी मौत की खबर है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।